जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन चतुर्विध आहार के संबंध में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसमें हमने अशन अर्थात अन्न के बाद पान अर्थात पेय का विवेचन शुरू किया था और पान में केवल पानी इसी द्रव्य का समावेश किया गया है। उस पेय के विवेचन में आगे बढ़ते हुए हम और कुछ नई जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जल संग्रह जो करते हैं वह घड़े में करते हैं। आजकल यह घड़ा किसी अन्य बर्तनों से रिप्लेस किया गया है, हटाया गया है। वह जैन दर्शन की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। घड़े में एक प्रकार से जो वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है उससे प्राकृतिक पद्धति से जल ठंडा होता है और उष्ण प्रदेश में, भारत जैसे उष्ण प्रदेश में यह इसी प्रकार का घड़े में ठंडा हुआ जल पेय के लिए उत्तम है। घड़े में 24 घंटे के लिए या उससे अधिक घंटे के लिए पानी का संग्रह अच्छा है, परंतु जो बासी पानी है, कल का पानी है, वह प्रतिदिन आज हटाकर नया ताजा पानी उसमें डालना चाहिए। लगभग 5-6 दशक पूर्व विज्ञान की पुस्तकों में 3 मटके की पद्धति का वर्णन किया गया था। ये 3 मटके एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ऐसे रखे जाते थे। सबसे ऊपर के मटके में बालू रहती थी, बीच वाले मटके में लकड़ी का कोयला, काष्ठ का कोयला रहता था और तीसरे मटके में फिर छानने और कुछ निर्जंतुक प्रक्रिया होने पर पेयजल संग्रहित होता था। परंतु इस पद्धति का बहुत बड़े प्रमाण में प्रचार नहीं हुआ और वह अपने आप समाप्त हो गई। गंगा जल एक ऐसा प्रवाह है कि वह न केवल पवित्र कहा गया है परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से भी शुद्ध है। और आज हम इस पवित्रता के संबंध में और शुद्धि के संबंध में थोड़ा गहन विचार करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करेंगे। एक प्रसंग आता है जयपुर के महाराज जयसिंह का विदेश यात्रा का। उन दिनों यूरोप में जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए केवल जलपोत उपलब्ध थे और अगर लंदन जाना है तो भारत से जलपोत द्वारा यात्रा करने में 3 महीने का समय लगता था। और महाराजा जयसिंह शुद्ध पवित्र जल के अतिरिक्त जल नहीं पीते थे, तो उन्होंने यह समस्या अपने दरबारियों से
कही और उसका समाधान प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा। तब जाके यह समाधान हुआ कि बड़े बड़े 4 चांदी के बर्तन से बने हुए कलश रखे जाएंगे, जिसमें कम से कम 2 महीने तक का पानी संग्रहित होगा। इतने बड़े वो जो कलश बने थे वे आज भी जयपुर के महल में रखे हुए हैं। और उसमें गंगा जल लाकर उसमें भरा गया। अब गंगा जल क्यों लाया गया? क्योंकि गंगा जल का प्रवाह प्राकृतिक दृष्टि से शुद्ध है और उसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, जिनके कारण वह गंगा जल संग्रह करने के पश्चात भी बहुत बहुत काल तक शुद्ध रहता है। और इसका एक प्रमाण यह है कि प्राचीन काल में जब गंगा दर्शन के लिए काशी की यात्रा के लिए लोग जाते थे तो वहाँ से एक कलश गंगा जल का भर के घर पर लाते थे और एक जगह उसे जमीन में गाड़कर रख देते थे, जिससे वह जल कोई मृत होने वाला हो तो अंतिम समय पे उसके मुंह में 2-4 बूंदे गंगा जल की डाली जाती थी, जो उस समय तक भी अशुद्ध नहीं होता था। आज वर्तमान में अभी जो महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, उसमें भी यह गंगा जल की शुद्धि प्रमाणित हुई। हाँ, असंख्य लोग वहाँ एक साथ आए, इसलिए कुछ वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का भी उपयोग उसमें किया गया, परंतु केवल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से वह जल शुद्ध नहीं हो सकता था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT के डॉक्टर भार्गव ने बताया प्रयोग द्वारा कि गंगा में जल स्वच्छता कारक तत्व है, उसमें हिमालय से आई हुई जड़ी बूटियों के सार है, और ये जो सार है इसके साथ आधुनिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा ये भी ज्ञात हुआ है कि गंगा जल में विशेष प्रकार के जीवाणु हैं जो रोग कारक विषाणु और जीवाणु को पनपने नहीं देते। इसका भारतीय वैज्ञानिकों ने जो IITR लखनऊ में कार्यरत थे, उन्होंने अतिसार, अमांश, रक्तदस्त, विषमज्वर, रक्तदस्त यानी खून के साथ दस्त, विषमज्वर अर्थात टाइफॉइड आदि की चिकित्सा की हुई है। और इसके संबंध में BBC.com पर भी 2 लेख प्रकाशित हुए हैं, उनमें भी इस बात का विवेचन है, उनके दिनांक दिए हुए हैं। अगर कोई अधिक जानकारी लेना प्राप्त करना चाहे तो इस BBC.com पर जाके वह जानकारी ले सकते हैं। डेविड रॉबसन नामक न्यूजीलैंड के माइक्रोबायोलॉजिस्ट अर्थात सूक्ष्म जीव शास्त्री ने एक लेख लिखा कि ऐसे जीवाणु जो पानी को कभी खराब नहीं होने देंगे, वो निंजा नामक जीवाणु न्यूजीलैंड के, वो जो है वे उसका विकसन कर रहे हैं, जिसके कि पानी मृत न हो, पानी सदैव शुद्ध रहे। और गंगा जल में भी संशोधन कार्य हुआ। 1858 में लंदन की जो नदी है वह
बहुत दूषित हो गई। उस कारण वहाँ से कुछ वैज्ञानिक, और 1880 में पेरिस की नदी वह भी दूषित हो गई और उसमें से भयंकर दुर्गंध आने लगी। तो वहाँ के भी वैज्ञानिक संशोधन करने के लिए भारत में आए। डॉक्टर अर्नेस्ट हेंकिन ने 1891 में गहन संशोधन के पश्चात पता किया कि हैजा के जीवाणु जो है तो गंगा जल में डालने से मर जाते हैं, क्योंकि गंगा जल में उनके प्रतिजैविक जीवाणु हैं और वो हैजा के जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। अधिक शोध कार्य 1896 में हुआ, जिससे वे प्रतिजीवाणु शक्ति बढ़ाने वाले जो जीवाणु हैं उनका अस्तित्व पाया गया। 1916 में फ्रेंच वैज्ञानिक ने भी गंगा जल पर संशोधन कार्य किया और उन्होंने देखा कि जीवाणु भक्षक अर्थात जो रोग प्रसारक जीव है, बैक्टीरियोफेज जो है, ऐसे जीवाणु भक्षक जीव गंगा के प्रवाह में पाए गए हैं। और अभी कुछ वर्षों पहले जैविक अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर नौटियाल ने प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया कि बड़ी आंत में जो रोगाणु होते हैं, जो सुप्त रहते हैं, ई कोलाई, वे और अन्य भी कुछ रोगाणु गंगा के प्रवाह में मर जाते हैं। इस प्रकार गंगा जल की शुद्धि और भारतीय जनमानस में उसकी पवित्रता का एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। इस विवेचन को समाप्त करते हुए मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने प्रश्नों को या जिज्ञासाओं को अपने तक सीमित न रखते हुए कमेंट सेक्शन द्वारा मुझ तक भेजें, तो आपके प्रश्नों के उत्तर और जिज्ञासाओं के समाधान करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। जय जिनेंद्र।